क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमारी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मैं अब उसे नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन कितना था, 58 लाख था। ओके, 58 लाख क्वेश्चन में दे रखा था कि लैंड थी, कहाँ सिचुएटेड थी, दिल्ली सिटी में थी। सेलिंग एक्सपेंसेस नॉट गिवन, तो डैश कर दिया। सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, 58 लाख हो गया। ओके, ये हमारी नेट सेल आ गई। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी हमने ये बिल्डिंग, ये लैंड जो हमने सेल करी है 50 लाख की, इसे हमने 11,30,000 का क्या करा था, परचेज करा था 2004 में। तो 11,30,000 इंटू आज के इंडेक्स है, यानी जो हमारा करंट ईयर का इंडेक्स है, यानी जो हमारा 18 और 19 का इंडेक्स है 280 से मल्टीप्लाई, और जिस साल हमने इसे परचेस करा है 2004 में, उसके इंडेक्स से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो 28 लाख हो गया। 58 लाख में से 28 लाख को माइनस करा तो 30 लाख हमारा कैपिटल गेन हो गया। ओके, अब है डिडक्शन यहाँ पे कौन सी है, अंडर सेक्शन 54 भी लिखा हुआ है। तो दो डिडक्शन है, एक क्या है कि परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी 20 लाख की, डिडक्शन आ गई। उसके बाद अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट, ये अभी तक शायद पहली बार आया है ये पॉइंट, अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आई ये डिडक्शन, मैंने एक्सप्लेन करी है लेकिन डिडक्शन नहीं आई। अगर हम लोग जो भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, सेल करने के बाद हमें जो भी गेन होता है, अगर उस गेन को हम बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करते हैं, तो जितने रुपए भी हम जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उतने रुपए की हमें डिडक्शन मिल जाती है। तो अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट 6 लाख, यानी टोटल 20 लाख के हमने लैंड परचेज कर ली न्यू, और 6 लाख रुपीज कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। दोनों डिडक्शन है। 26 लाख मैंने बाहर लिखे, 30 लाख में से 26 लाख को माइनस करा, तो कैपिटल गेन हमारा कितना हो गया, 4 लाख हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन में आगे का पॉइंट क्या है, नया पॉइंट क्या है। नया पॉइंट ये है कि यहाँ जो 6 लाख रुपीज थे, ये वाले, ये जो 6 लाख रुपीज थे, ये 6 लाख ये कैपिटल गेन अकाउंट में थे। इसको आगे चल के मिक्सर एक्स ने विड्रॉ कर लिया। तो इसने भी कहा था कि आप एडवांस में 2021 और 22 का क्या निकालिए, असेसमेंट ईयर 2021 और 22 की इनकम निकालिए। तो आगे चल के ये पैसा विड्रॉ कर लिया, कौन सी डेट को विड्रॉ करा है, 30 अप्रैल 2020 को। ओके, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 1920 तो प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है, नहीं 2021 असेसमेंट ईयर हो गया, और 21-22 वो 2021 हमारा प्रीवियस हो गया, और 21 और 22 जो है हमारा असेसमेंट ईयर हो गया। इसने क्या रखा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो असेसमेंट ईयर इन्होंने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम निकालनी है कि ये जो 6 लाख रुपए डिपॉजिट करे थे, इस 6 लाख को इन्होंने बैंक में जो डिपॉजिट करे थे, इस 6 लाख को विड्रॉ कर लिया। कैसे विड्रॉ करा, 5.5 लाख की परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, 5.5 लाख रुपए इन्होंने ये एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने में लगा दिया। बचे कितने, 50,000, इनको भी इसने क्या कर लिया, अक्टूबर में विड्रॉ कर लिया। तो दोनों पैसे हमारे निकल गए। 6 लाख रुपए जो कैपिटल गेन अकाउंट में जब तक ये जमा रहेंगे तब तक तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जैसे ही ये अकाउंट से बाहर निकलेंगे ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो 6 लाख में से 5.5 लाख रुपए इसने न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने में विड्रॉ कर लिए। कब करे हैं, अप्रैल में, अप्रैल 2020 में, ठीक है। 5.5 लाख आ गए, बचे 50,000, 50,000 भी इसने कहाँ विड्रॉ कर लिए, अक्टूबर में विड्रॉ कर लिए। तो जो पैसे विड्रॉ हो जाते हैं अकाउंट से, वो भी हमारी क्या कहलाती है, टैक्सेबल इनकम। तो जो हमारा न्यू असेसमेंट हुआ 21 और 22, उसकी हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 50,000। तो हमें 50,000 पे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी इनकम कहलाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नाम इसे क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो ये डिडक्शन में जमा करे गए थे, कैपिटल गेन अकाउंट में डिडक्शन में से तो जमा करे गए थे। ओके, और 5.5 लाख रुपए की एसेट्स परचेस कर ली, बचे 50,000। 50,000 हमने आगे चल के अक्टूबर में विड्रॉ कर ली है। तो जितना पैसा बैंक से निकल गया वो अब टैक्सेबल हो जाएगा, तो हमारी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहलाएगी। ओके, इसमें ये चीज़ नहीं थी। तो अगर ये पॉइंट आपके आगे किसी भी क्वेश्चन में आता है तो आप ऐसे करेंगे कि जितने रुपए कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर उनको हमने विड्रॉ कर लिया, और तो जितने पैसे हम विड्रॉ कर रहे हैं उस पैसे पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा, विड्रॉ करने के बाद एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर ली, तो इतने रुपए कम हो गए, बाकी जो पैसे बचे उस पर हम टैक्स पे करेंगे। ओके, तो यहाँ
एक तो 4 लाख पे टैक्स पेड होगा और एक 50,000 पे टैक्स पेड होगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी बिल्कुल अलग है क्वेश्चन, ठीक है। जो परचेज है हाउस प्रॉपर्टी, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ, मैंने अभी आपको बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कहोगे कि पहले 8th कराया फिर 2 करा रही हैं। देखिए ये क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है ना, ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, जैसे पहले एक टॉपिक हो, फिर दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन हो, फिर तीसरे टॉपिक के क्वेश्चन हो, अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि 8th के बाद में 2nd में पहुंच गई, और हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है। जो परचेज है हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर 1999 फॉर 4,10,000, fair market value of the property on 1st April 2001 was rupees 3,70,000. He incurred the following expenses. First, construction of a room on ground floor during 2001, 10,000. Renewals and reconstruction in 2013 and 14, 4,40,000. The property was transferred on 31st March 2019 for rupees 45 lakh. Compute the capital gain cost inflation index for the years are as follow. फाइनेंशियल ईयर 2013-14 का 220, 2018-19 का 280। आज इस क्वेश्चन में मैं एक नई बात बताने जा रही हूँ। ऐसा होता है जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होते हैं वो 2001 से स्टार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। 2001 से पहले के हमारे पास कोई इंडेक्स नंबर नहीं होते, यानी 2001 से पहले अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करी होगी तो उसके लिए जो हम इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे वो 2001 का करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, 2001 से पहले हमने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करी है उसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता, और 2001 से पहले कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमने परचेस करी है तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर जो अप्लाई करते हैं वो 2001 का करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी 99 में परचेस करी गई, यानी 2001 से पहले करी गई है, ठीक है, 4,10,000 की। एक चीज़ इसके आगे लिखी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 3,70,000। तो जहाँ पर भी 2001 से पहले हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी हमेशा उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन होगी 1 अप्रैल 2001 को। तो यहाँ पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 3,70,000। तो ये हमारे पास एक वैल्यू वो है जो जिस पर हमने खरीदा है, और एक 2001 की मार्केट वैल्यू है 3,70,000। तो इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी उसे हम अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट कंसीडर करेंगे सबसे पहली बात, ठीक है। इन 4,10,000 में और 3,70,000 में, फेयर मार्केट वैल्यू और जो परचेस कॉस्ट है, इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम पहले कॉस्ट कंसीडर करेंगे। और मैंने अभी बोला कि 2001 से पहले हमारे पास कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता, तो यहाँ जो हम इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे वो 2001 का करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग 2001। अब मैं ये नई बात बताने जा रही हूँ कि 2001 से पहले अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन करा है, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट करा है, तो उसकी कोई भी इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती। यानी 2001 से पहले अपनी प्रॉपर्टी में हमने कोई भी पैसा खर्च करा है तो उसकी कोई भी इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकलती। इंडेक्स कॉस्ट कब निकलती है, जब 2001 के बाद हम अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी आपका पैसा खर्च करते हैं। तो ये पॉइंट नहीं आएगा, मैंने इसे क्रॉस कर रखा है 10,000। रिन्यूअल्स रिकंस्ट्रक्शन ऑन 13-14 ये आएगा, देखो कि हमने कंस्ट्रक्शन 13-14 में कराया 4,40,000 का, तो ये कंस्ट्रक्शन या इम्प्रूवमेंट एक ही बात है। तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट होगी, ये दे रखा है 4,40,000। द प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर ऑन 31 मार्च 2019 फॉर रुपीज़ 45 लाख। 45 लाख में सेल करी गई और नीचे इंडेक्स नंबर दे रखे। तो देखो मैं अभी से सॉल्व करने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। सेल्स कंसिडरेशन 45 लाख, जो उसने कहा था ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब है कि हमने दूसरों को बेची है, तो 45 लाख है। सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो हमारी नेट सेल आ गई 45 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, जो प्रॉपर्टी हमने बेची है उसे उसकी हमें आज की डेट में क्या निकालनी है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने नीचे एक नोट लिख रखा है, देखो कॉस्ट ऑफ हाउस, जो भी कॉस्ट ऑफ हाउस था उसका 3,70,000 ना, सॉरी 4,10,000 थी। कॉस्ट ऑफ हाउस था 4,10,000 और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज इज मोर देन ऑन डेटेड 1 अप्रैल 2001
वो कह रहा है कि जितने की हमने अपनी अपनी एसेट्स खरीदी है और उसकी मार्केट वैल्यू जो दोनों में बड़ी होगी 2001 में, उसको हम कॉस्ट कंसीडर करेंगे। तो 3,70,000 और 4,10,000 में कौन सी वैल्यू बड़ी थी? 4,10,000। आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 आ गया। और 2001 का इंडेक्स अप्लाई करते हैं, ये बात याद रखना। 2001 से पहले कोई भी प्रॉपर्टी हमने खरीदी हो, उसके लिए हम 2001 का ही इंडेक्स नंबर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि 2001 में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो 2001 का इंडेक्स नंबर कितना है? 100। इसको मैंने सॉल्व करा, यह है 11,48,000। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, 2001 से पहले अगर हम कोई भी रिकंस्ट्रक्शन रिन्यूअल्स कराते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उसकी कोई भी इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकलती है। लेकिन 2001 के बाद अगर हम अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, रिन्यूअल्स करा रहे हैं, तो उसके इंडेक्स कॉस्ट निकलती है। तो यहाँ 13-14 में 2013-14 में इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कराया, अब मैं उसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी थी? 4,40,000 थी। इसकी भी आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 2013 एंड 14 के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये 5,60,000 आ गया। इन दोनों को मैंने ऐड करा, ऐड करने के बाद ये 17,08,000 हमारी क्या आ गई? टोटल आ गया। 45 लाख में से इसको माइनस करा तो 27,92,000 आ गया कैपिटल गेन। ओके, अब डिडक्शन इज नॉट गिवन, यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, कोई इन्होंने न्यू हाउस परचेज नहीं करा है, कोई न्यू लैंड परचेज नहीं करी है, तो कुछ भी हमारा यहाँ पे नहीं है। आप हमारे क्या कहते हैं डिडक्शन, तो यहाँ डैश कर दी और इसी में से यही वैल्यू आ गई 27,92,000। ये हमारी कहलाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप लोगों को दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, ऐसा तो नहीं है, आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। जैसे आपको अगर बोर्ड में थोड़ा सा कहीं पर भी मुझे शॉर्ट लगे तो आप अपने वीडियो को जूम कर सकते हैं, जूम करने से भी आपको बिल्कुल क्लियर मैं नहीं दिखूंगी, लेकिन आपको बोर्ड अच्छे से दिखेगा, बोर्ड के अंदर जो फिगर लिखी है। तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी? इस क्वेश्चन में नई बात थी कि 2001 से हमारे इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं, जिससे हम अपनी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और 2001 से पहले हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी होती है, उसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता, उस प्रॉपर्टी के लिए हम 2001 का इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। और 2001 से पहले जो भी प्रॉपर्टी खरीदी होती है और 2001 में जो हमें फेयर मार्केट वैल्यू की रखी होती है, उन दोनों में जो बड़ा होता है, लिखा मैंने यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ हाउस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज मोर देन ऑन डेटेड 1 अप्रैल 2001, उस वैल्यू को ले लेंगे। तो 4,10,000 और 3,70,000 में क्या बढ़ा था? 4,10,000। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे पहुंच रही हूँ। 14 क्वेश्चन में भी बिल्कुल डिफरेंट बात है, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है। यहाँ पे ये वाली बात थी, इससे पहले वाले में डिडक्शन थी हमारी 54B की, और वो डिडक्शन में जो अमाउंट डिपॉजिट करी थी वो हमने विड्रॉ कर लिया, उससे नई एसेट्स परचेस कर ली। तो आप लोग हर क्वेश्चन में देखो कि कोई सिमिलरिटीज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट सेम है, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट हमारा आ रहा है। अब आइए कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। Question number 14. Miss Meenakshi had purchased shares in a company on 1st April 2014 for rupees 21,800 and on 1st March 2018 for rupees 22,300. वो कह रहा है कि मिस मीनाक्षी ने परचेस करे शेयर एक कंपनी के 1 अप्रैल 2004 को 21,800 Question number 14. Miss Meenakshi had purchased a share in company on 1st March 2004 for rupees 21,800 and on 1st March 2018 for rupees 22,300. यानी इन्होंने 1st मार्च 2004 को 21,800 के शेयर्स परचेस करें, उसके बाद 1st मार्च 2018 को 22,300 के शेयर्स परचेस करें। शी सोल्ड द शेयर ऑफ 1st मार्च 2018 फॉर रुपीज़ 80,000 ऑन 1st जनवरी 2019। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 1st जनवरी 2019 को 80,000 रुपीज़ के शेयर्स बेच दिए, जो इन्होंने कब परचेस करे थे? 1st मार्च 2018 को। ओके, शी ऑल्सो सोल्ड हर ज्वेलरी फॉर रुपीज़ 6 लाख। अब ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से नया पॉइंट स्टार्ट हो गया। शी ऑल्सो सोल्ड हर ज्वेलरी फॉर रुपीज़ 6 लाख
on the same day, on 1st January 2019, which she had purchased for 1,83,000 on 1st August 2006. ये कह रहा है कि इन्होंने इसी डेट को क्या करी, 6 लाख रुपए की ज्वेलरी बेच दी 1 जनवरी 2019 को, जिसे इन्होंने कब परचेज करा था, 1 अगस्त 2006 को। ओके, ये 2 पॉइंट आ गए, एक शेयर्स बेचे गए हैं और एक ज्वेलरी बेची गई है। शी इन्वेस्टेड द फुल कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ all these assets in the acquisition of a new residential house on the same day. Very important point है, इन्होंने क्या करा, she invested the full consideration from sale of these assets. जितना भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करा था उससे जो कंसिडरेशन आया उस, और वो जो फुल कंसिडरेशन फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल दीज एसेट्स, यानी जितनी भी एसेट्स हमने बेची उनसे जो भी कंसिडरेशन आया है उससे इन्होंने क्या करा, इन द एक्विजिशन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ऑन द सेम डे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी पैसा आया बेचने के बाद उस पैसे से उन्होंने उसी सेम डे में क्या परचेस कर ली, एक रेजिडेंशियल हाउस परचेस कर लिया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कितने रुपए का हाउस परचेस करा है। जो पैसा हमारा गेन की फॉर्म में आया उस पैसे को उन्होंने एक न्यू हाउस परचेस करने में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस मीनाक्षी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, एज्यूमिंग दैट शी डिड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स एंड ज्वेलरी। जब इन्होंने क्या कह रहा है, असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन निकालो, वो कह रहा है कि जब इन्होंने शेयर्स और ज्वेलरी सेल करी थी तो इसके पास अपने पास कोई भी एक रेजिडेंशियल हाउस नहीं था, रहने का कोई मकान नहीं था। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसिस फॉर 2003 and 4 and 6 and 7 and 2018 and 19, 109, 122 and 280 रिस्पेक्टिवली। तो अब मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, गो। क्वेश्चन नंबर 14 मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है, अभी तक मैंने क्या बोला था कि कैपिटल एसेट्स क्या क्या होती हैं, जरा मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उस सारे पॉइंट का यूज़ अब यहाँ आने वाला है। जितनी भी कैपिटल एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर, इन सबको जब हम सेल करते हैं तो सेल करने के बाद हमें जो भी कैपिटल गेन, जो भी हमें गेन होता है वो हमारा कैपिटल गेन कहलाता है। ओके, लेकिन आज एक नई बात बताने जा रही हूँ। मैंने क्या बोला था आपको पहले कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम परचेस करते हैं और उसे 3 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और वही प्रॉपर्टी आफ्टर 3 ईयर्स के बाद अगर हम सेल करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ओके, लेकिन आज एक नया पॉइंट बताने जा रही हूँ शेयर्स की कंडीशन में, कि शेयर्स की कंडीशन क्या है कि अगर हमने कोई शेयर्स परचेस करे और उसे हमने 1 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर हम 1 साल के बाद उन शेयर्स को सेल करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सेप्ट शेयर्स को छोड़ के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारी प्रॉपर्टी के लिए रूल है कि 3 साल के अंदर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 3 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन शेयर्स की कंडीशन है कि अंडर 1 ईयर यानी 12 मंथ के अंदर अंदर सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और 1 साल के बाहर करते हैं, आफ्टर 12 मंथ करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने लिखी है पहले कि इन्होंने जो है 1 मार्च 2018 को जो शेयर्स खरीदे थे वो 1 जनवरी 2019 को 80,000 के सेल कर दिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही डाल रखा है कि सेल ऑफ शेयर्स, तो सेल्स कंसिडरेशन 80,000 है, परचेज ऑफ शेयर्स मैंने डेट भी डाल रखी है 1 मार्च 2018, ठीक है, दैट इज यानी 1 मार्च 2018 को ये शेयर्स परचेस करे गए थे 22,300 के। तो जहां पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वहां पे इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकलती, याद रखिएगा। इंडेक्स कॉस्ट कहाँ निकलती है, जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और यहाँ आपको पहले ही पता लग गया कि 1 मार्च 2018 को परचेस करेंगे और सेल कब हुई है 1 जनवरी 2019 को। ओके, तो हमने इसे सेल कर दिया, 80 में से 22,300 को माइनस कर दिया तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 57,700। मैंने इसको क्लोज कर दिया। डबल लाइन का मतलब क्या होता है, क्लोज करना। अब क्या है, सेल्स ऑफ ज्वेलरी। सेल्स ऑफ ज्वेलरी क्या है कि ज्वेलरी यहाँ पे इसने कितने की सेल करी थी, 6 लाख रुपीज़ की सेल करी थी। कितने की करी थी, 6 लाख की। तो सेल्स कंसिडरेशन यहाँ पे कितना हो गया, 6 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डैश कर दिए। तो नेट सेल हमारी, ये हमारी क्या आ गई, नेट सेल, नेट
नेट सेल आ गई। ओके, 6 लाख की नेट सेल आ गई क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं थे। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी दे रखी है? कॉस्ट कितनी थी ज्वेलरी की? 1,83,000 थी। 1,83,000 थी 2006 में। तो 1,80,000 की इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे। 1,80,000 को हम आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, और जिस साल खरीदी है, खरीदी थी कब थी ये? 2006 में। 2006 के इंडेक्स नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये वैल्यू आ गई इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की 4,20,000। तो 6 लाख में से 4,20,000 को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा कैपिटल गेन 1,80,000 हो गया। अब इसने क्या बोला है कि जितनी भी हमने ये दोनों के दोनों एसेट्स बेचे हैं, कैपिटल गेन किया है 1,80,000 का, एक कैपिटल गेन किया है 57,700 का, लेकिन दोनों कैपिटल गेन डिफरेंट है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसने यहाँ पे ये बोला है कि दीज एसेट्स आर सोल्ड फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। जो हमने एसेट्स बेची हैं उसे हमने कहाँ पे उसका यूज़ करा है? न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेस करने के लिए। लेकिन उस रेजिडेंशियल हाउस की कोई भी अमाउंट नहीं दे रखी है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम ज्वेलरी बेच के कोई हाउस परचेस करते हैं तो उसकी डिडक्शन कैसे निकलती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग निकलती है, और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कल। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कितने रुपए का हाउस खरीदा। यहाँ पे लिखा है कि इन एसेट्स को बेच के नया हाउस परचेस करा गया है। तो यहाँ पर इन एसेट्स में दो इनकम हुई। एक इनकम हमारी ये हुई, ये जो मैं ऐड कर रही हूँ, और एक इनकम ये हुई। तो याद रखिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलके कोई एसेट्स परचेस नहीं करी जाती। हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एसेट्स परचेस होती है। ओके, तो इसका मतलब 1,80,000 से हमारी एसेट्स क्या होगी? परचेस होगी। तो अब कितने रुपए की परचेज होगी? हमारे पास तो 1,80,000 रुपये बचे। तो जितने पैसे होंगे उतने रुपए का ही हम मकान में इन्वेस्ट कर देंगे। अब मकान कितने का भी आया हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम गेन कितना था? 1,80,000 था। तो हम 1,80,000 को अपने न्यू हाउस परचेस करने में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे परचेस की कोई अमाउंट नहीं दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, शी इन्वेस्टेड द फुल कंसिडरेशन फ्रॉम सेल ऑफ दीज एसेट्स फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस। कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट करा था उससे जो भी फुल कंसिडरेशन आया बेचने के बाद, तो उस एसेट्स का पैसा अब हमने न्यू हाउस में इन्वेस्ट कर दिया। तो कितना है ये? हम 1,80,000 ही एज्यूम करेंगे कि जितना गेन हुआ उतना ही तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा हम न्यू हाउस परचेस करने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो 1,80,000 में से 1,80,000 हमने न्यू हाउस परचेस करने में इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा क्या गया? नहीं। इस तरीके का पॉइंट मैंने कल के क्वेश्चन में भी बताया था आपको। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या आ गया? हमारा नील आ गया। ओके, लॉन्ग टर्म वाला। लेकिन शॉर्ट टर्म वाला हमारा यही रहा 57,700। यहाँ पे नई बात क्या है? ये बात कल भी आई थी कि हमने एक न्यू हाउस परचेस करा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी मर्ज होके कभी भी कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेस करने में यूज नहीं होता। न्यू प्रॉपर्टी परचेस करने में हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 1,80,000 था। ये सारा का सारा पैसा हमने न्यू हाउस परचेस करने में लगा दिया। हाउस की कोई कॉस्ट नहीं दे रखी थी। तो जितने पैसे हमने अर्न करे उतने ही पैसे हमने न्यू हाउस को परचेस करने में इन्वेस्ट कर दिए। टोटल 1,80,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा नीला गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कितना हो गया? 57,700। तो ये पॉइंट भी हमारा क्वेश्चन में नया था, और ये पॉइंट भी हमारा क्वेश्चन में नया था। आपने देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14 कराया। तीनों क्वेश्चनों में बिल्कुल अलग अलग बात है। क्लियर होगा? मैं आपको समझ सकती हूँ कि सेल परचेज वाले शेयर्स वाले पॉइंट में क्या था? शेयर्स 12 महीने में बिक रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 12 महीने के बाहर बिक रहा है तो लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ 1 मार्च को खरीदे गए थे, 2019 में बेच दिया गया 1 जनवरी को, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। यहाँ सिंपल सेल दे रखी थी, इंडेक्स कॉस्ट निकाली हमने, 4,20,000 इंडेक्स कॉस्ट आई, 1,80,000 का गेन आया। जो पैसा हमारे पास आया उससे हमने न्यू हाउस परचेस कर लिया। न्यू हाउस की कोई कॉस्ट नहीं दे रखी थी, तो इसका मतलब जितना भी गेन होगा सारा का सारा पैसा क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया। तो अब हमारे पास कुछ गेन नहीं बचा, तो नील हो गया। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नील हो गया, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 57,700 हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके समझ में क्वेश्चन आ गए होंगे। इसके बाद एक क्लास में और लूँगी इसी टॉपिक की, कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उसमें आपके बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको करा रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को देख रहे हो। इससे पहले भी जितने भी मैं कम से कम
7-8 क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ और उसके बाद भी आज भी 3 क्वेश्चन कराए हैं। एक क्लास और लूँगी, वो मेरी लास्ट क्लास होगी इसकी कैपिटल गेन की। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हमारा चौथा इनकम का हेड। ओके, तो कल की क्लास के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।